बच्चों, आज हम लोग अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपका आज का सेशन प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो आइए जानते हैं हम लोग। आपका आज का पहला प्रश्न क्या है? विकास की प्रक्रिया में ... जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित है। प्रश्न क्या है? प्रश्न को जरा पढ़ेंगे। विकास की प्रक्रिया में ... जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व इत्यादि के विकास भी सम्मिलित है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना? तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, यानी कि दृष्टिकोण जो है ये भी इसका आंसर हो जाएगा, स्वभाव जो है ये भी आंसर हो जाएगा, और रुचि जो है ये भी आंसर हो जाएगा, और आदत जो है यह भी आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचि और आदत, इन सब चीजों के अलावा जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित है। अब देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, ये हम आपको समझा रहे हैं। आप विकास के बारे में पढ़े थे, और विकास के अंतर्गत आप क्या क्या देखे थे? विकास के अंतर्गत केवल शारीरिक विकास ही नहीं देखे थे, उसके अंतर्गत हम माइंड का भी विकास देखे थे, अर्थात मानसिक विकास देखे थे, या संज्ञानात्मक विकास देखे थे, या तार्किक विकास, या बौद्धिक विकास, एवं प्रकार से विकास के बहुत सारे आयाम आप पढ़े थे, ठीक है ना? और आप जरा गौर करके देख लीजिए, उन सभी आयामों में से ही ये दृष्टिकोण जैसे है। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? नजरिया, देखने का नजरिया। दृष्टिकोण का मतलब देखने का नजरिया। जैसे कि कोई सामान मार्केट में लेने के लिए गए, कुछ सामान ऐसे हैं जो आपको पसंद है, लेकिन जो आपके साथी आपके साथ गए हैं उनको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उनका दृष्टिकोण कुछ और है, आपका दृष्टिकोण कुछ और है, अर्थात आपका नजरिया, देखने का नजरिया कुछ और है, और उनका जो देखने का नजरिया है कुछ और है। तो अब अगर ये बात नहीं समझे तो हम फिर आपको दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, और ये पक्का समझ लीजिएगा। हम आपको समझाए थे कि बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है ना, तब उनको आप 5 रुपए का खिलौना दीजिए और 100 रुपए का नोट दीजिए। बच्चा किसको पकड़ता है? 5 रुपए के खिलौना को। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी संज्ञान का पूरा विकास नहीं हुआ है, पूरा बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण से जो है उनका दृष्टिकोण जो है सो सही नहीं जा रहा है वहां पर। अगर वो सोचते तो 100 रुपए का जो खिलौना था उनका वेट ज्यादा था, उनका मूल्य ज्यादा था। 100 रुपया में 20 खिलौना खरीद सकता था, और 5 रुपए का मात्र एक खिलौना जो है जबकि उसको पसंद कर लेता है। तो दृष्टिकोण जो है, देखने का नजरिया जो है पूरा क्या हुआ है? विकास नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा किया। लेकिन जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है उसी तरह से फिर मानसिक विकास होता है, एवं प्रकार से और भी विकास होते हैं। तो जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे लोगों को देखने का नजरिया भी क्या होता है? बदलता रहता है। बात समझ में अभी भी आया कि नहीं आया? तो अब बताइए आप कि विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण का विकास सम्मिलित है कि नहीं है? सम्मिलित है। अब बात समझ में आ गया ना? चलिए, तो दृष्टिकोण आप समझ गए। इसके बाद अब देख लीजिए स्वभाव। स्वभाव का मतलब होता है नेचर, प्रकृति भी कह सकते हैं। देखिए, आप पढ़े थे कि विभिन्न काल में बच्चों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें शैशव काल में, तो शैशव काल में जो है बच्चों की सीखने की गति क्या होती है? तीव्र होती है। तो ये उनका क्या हुआ? स्वभाव हुआ। ये उनका क्या हुआ? स्वभाव हुआ। फिर बाल्यकाल में आप क्या देखें? बाल्यकाल में जो है आपको, जैसे आप देखे थे, अनुकरण की प्रवृत्ति जो है सो उनमें आ जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है ना? वह किसी भी बातों पर जो है सो बार बार प्रश्न पूछने लगता है, अर्थात जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है कि नहीं? तो आप देखिए बाल्यकाल में आप क्या देख रहे हैं कि अनुकरण करने की प्रवृत्ति आई, दोहराने की प्रवृत्ति आई, और साथ में किसी भी बातों पर जो है सो आपको प्रश्न अधिक पूछने की प्रवृत्ति आई, यानी कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति आपको ज्यादा देखने को मिलने लगा। तो ये उनका क्या था? ये स्वभाव हो गया। फिर जो है आप किशोरावस्था की यदि बात करें, तो किशोरावस्था में जो है सो अलग अलग लिंग के प्रति, यानी कि लड़का को लड़की के प्रति और लड़की को लड़का के प्रति, है ना, आकर्षण देखने को मिलता है। तो ये किसका मतलब स्वभाव हुआ? ये किशोरावस्था का स्वभाव हुआ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी काल में जो है आपको स्वभाव भी उसका क्या हो रहा है? बदल रहा है।
उसकी प्रकृति जो है, नेचर उसका क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब जैसे कि उत्तर बाल्यकाल में आप क्या पढ़े थे कि उनमें घूमने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो घूमने की प्रवृत्ति मतलब वही प्रवृत्ति मतलब ही नेचर ही हुआ, स्वभाव ही हुआ। अगर उत्तर बाल्यकाल में बच्चा है मान के चलिए, और आप जानते हैं कि उसका स्वभाव ही वैसा है कि अवस्था का ये प्रभाव है कि वह इस अवस्था में वो क्या करेगा, घूमेगा ही घूमेगा। तो आप उस परिस्थिति में आप बच्चे को कुछ भी नहीं कहेंगे, है कि नहीं, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे, पनिशमेंट उसको नहीं देंगे। लेकिन अगर जिनको पता नहीं है यह बात कि भाई ये उत्तर बाल्यकाल की अवस्था का स्वभाव ही यही है, प्रकृति ही यही है कि वह घूमेगा ही घूमेगा, ठीक है ना, तो ये घूमेगा ही घूमेगा, ये प्रवृत्ति पता नहीं है मान के चलिए, तो वो लोग क्या करेंगे, बच्चे को पनिशमेंट देंगे, पीटेंगे उसको। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि उनके बारे में वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चे को पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन शिक्षकों को, है ना, इस अवस्था के स्वभाव की जानकारी नहीं है। फिर अगर आप देख लीजिए किशोरावस्था में, किशोरावस्था में आप क्या देखते हैं, किशोरावस्था में आप देखते हैं कि लड़के एवं लड़कों के बीच क्या होता है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है कि नहीं। वो जो है आपको क्या करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, इस तरह का स्वभाव उसमें आ जाता है। और वह अपने आप को जो है ना कभी भी अच्छा दिखाने का प्रयास करने लगता है, वो अपना प्रतिष्ठा देखने लगता है कि मेरा प्रतिष्ठा समाज में क्या है। तो ये सब जो है वो क्या है, स्वभाव है। तो आप क्या देखें कि विभिन्न अवस्था में, विभिन्न काल में बच्चों का स्वभाव जो है सो अलग अलग होता जा रहा है। किसी काल में खेलने में खूब मन लगने लगता है, किसी काल में पढ़ने में रुचि आती है, तो किसी काल में घूमने में रुचि आती है, नहीं किसी काल में जो है सो आप देखिएगा कि विपरीत लिंग के प्रति क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि विभिन्न अवस्था में, अलग अलग अवस्था में बच्चों का स्वभाव भी आप अलग अलग देख रहे हैं। तो अब आप बताइए कि विकास की प्रक्रिया में स्वभाव सम्मिलित है कि नहीं है, सम्मिलित है। अब तो बात समझ में आ गया होगा ना। तो यही था आपको स्वभाव के बारे में। तो कहने का मतलब यह है कि पहले का स्वभाव उनका था कुछ और बाद का स्वभाव कुछ और हो गया। क्यों? क्योंकि विकास की प्रक्रिया के साथ साथ स्वभाव भी बदलता रहता है। तो अब ये बताइए कि विकास की प्रक्रिया में स्वभाव सम्मिलित है कि नहीं है? बात समझ रहे हैं ना। तो अब बताइए, यहाँ जो है दृष्टिकोण भी समझ गए, स्वभाव भी समझ गए ना। इसके बाद रुचि का मतलब इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। जब बच्चा छोटा होता है तो उनके मन में रुचि जागता है कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती, जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे वैसे जो है उनका रुचि भी क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन ये परमानेंटली कब हो जाता है, अभी जस्ट बताया आपको, किशोरावस्था में। कहाँ पर स्थायित्व आ जाता है, बिल्कुल एडोलसेंस में आ जाता है। तीनों समझ के। अब इसके बाद है आदत, है ना। आदत भी तो बदलता है, आदत में भी हम लोग बदलाव करते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि विकास की प्रक्रिया में यहाँ जीवन मूल्य, व्यक्तित्व का भी विकास होता है, व्यवहार का भी विकास होता है, जीवन मूल्य का भी विकास होता है, एवं इसके अलावा दृष्टिकोण यानी कि देखने के नजरिया का भी विकास होता है। बोलिएगा बिना देखे हुए। स्वभाव का भी विकास होता है, रुचियों का भी विकास होता है, और आदतों का विकास होता है। बताइए, प्रश्न याद करने की जरूरत है कि याद हो गया, समझ में आ गया ना। आपके परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा तो समझिए कि परीक्षा में कोई बदलाव नहीं करेगा, सेम टू सेम उठा करके डाल देगा। इसलिए मन में सोच लीजिए, आप मन में सोच लीजिए कि विकास की प्रक्रिया में ... अब बोलिएगा आप लोग, दृष्टिकोण, पहले दृष्टिकोण ना, उसके बाद स्वभाव, रुचियों, आदत, आप तब जाकर के बोलिएगा जीवन मूल्यों, है ना, व्यक्तित्व और व्यवहार इत्यादि के विकास में सम्मिलित है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। बात समझ गए? इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बाल विकास के अध्ययन में। प्रश्न पर गौर कीजिए। देखिए, ये जो एग्जाम है ये रटने से नहीं निकलेगा, समझ करके प्रश्न को सॉल्व करने से निकलेगा। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? अब प्रश्न को एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को सम्मिलित किया गया है?
सम्मिलित करने का मतलब जोड़ा गया है ना। बाल विकास का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आइए, आयु के साथ होने वाली परिवर्तनों का स्वरूप क्या है। मतलब आप जो बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत क्या आप ऑप्शन ए में जो पढ़े हैं कि आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, क्या इन बातों को आप पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, सही बात है भाई, कि किस आयु में कौन सा परिवर्तन होता है बच्चों में, ये बात हम लोग तो पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए सम्मिलित है कि नहीं? जी सम्मिलित है ना। चलिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। ये बात हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, मतलब समझ लीजिए, अगर नहीं समझे ऑप्शन बी तो समझ लीजिए। बालकों में परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि बालकों में जो भी परिवर्तन होता है उनके आयु के हिसाब से, उनके आयु के हिसाब से जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण से बच्चों में कैसा कैसा व्यवहार देखने को मिलता है, क्या इनकी जानकारी हम लोग, क्या इन बातों को बाल विकास के अध्ययन में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, तो ये भी बात सही है। ऑप्शन सी में आइए, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक और परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। मतलब बालकों में जो व्यक्तित्व विभिन्नता आप देख रहे हैं, बालकों में जो आप व्यक्तिगत विभिन्नता देख रहे हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है आपको किस प्रकार से हो रही है, किस कारण से हो रही है, उस पर किन का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, आनुवांशिक का या वातावरण का, क्या इन बातों को आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, तो पूरा बात क्लियर हो चुका है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ गए। चलिए प्रश्न नंबर 3 जो आपका क्या कह रहा है वो भी आप समझ लीजिए, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। प्रश्न पहले समझिए फिर हम लोग उत्तर पर चलेंगे। पाठ्यचर्या का मतलब समझिए, वैसे पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को बहुत लोग जो है एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट है। पाठ्यचर्या में और पाठ्यक्रम में अंतर है। पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में कैरिकुलम कहते हैं, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में हम लोग सिलेबस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी पाठ्यचर्या है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, जो बालकों के लिए, है ना, मेरी बातों पर ध्यान दो, बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। उपयुक्त मतलब क्या होता है? उपयोगी। उपयुक्त मतलब क्या होता है? उपयोगी, यूजफुल, यूज करने लायक, सबसे ज्यादा जो यूज करने लायक है, सबसे अच्छा जो उनके लिए है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न समझे कि नहीं समझे पहले ये बताइए, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो देखिए, बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, मेरी बातों को समझिएगा। कह रहा है कि कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी, मतलब कौन सी पाठ्यचर्या जो बच्चों के लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा, है कि नहीं। ऑप्शन ए में है कि बालक का यदि शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंध, मतलब दोनों को देखते हुए यदि पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है, मतलब किन किन चीजों को देख करके, उनके शारीरिक विकास को देख करके और उनके मानसिक विकास को देखते हुए यदि किसी पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया, तो बताइए कि ये जो है आपको बच्चों के लिए सही है कि गलत है? सही है। सही बात है ना भाई। अगर उनके हम शारीरिक विकास को भी देख लिए और उनके मानसिक विकास को भी देख लिया, तब जाकर के उसको कोई सजेशन कर रहे हैं या फिर उसको उस तरह का मार्गदर्शन करके तब हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। अगर हम शारीरिक विकास देख लेते और मानसिक विकास नहीं देखते, तो क्या वो पाठ्यचर्या बच्चों के लिए अच्छा होता? नहीं होता अच्छा। लेकिन यहाँ पर तो शारीरिक विकास का भी ख्याल रख रहा है और मानसिक विकास का भी रख रहा है, यानी कि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है बच्चों के लिए। और ऑप्शन 2 में क्या है वो भी जरा देख लीजिए, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, मतलब बच्चों का यहाँ शारीरिक और मानसिक विकास का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है और देश के नियम कानून के, देश के संस्कृति के हिसाब से हम लोग मतलब बच्चों का पाठ्यचर्या बना देंगे, ये उचित लग रहा है? नहीं है। इसलिए सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल यदि हम लोग बच्चों का पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो काफी हद तक कारगर साबित नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में है, मतलब ऑप्शन
सी में है आपका कि बालक के शारीरिक और सामाजिक विकास अंतर संबंधों के अनुकूल। मतलब कैसा पाठचर्या करनी, ये जो पाठचर्या है ऑप्शन 3 में कैसा पाठचर्या बालक को है, देख- तो बालक के देखिए अब शरीर ध्यान को देख दीजिए, लिया। शरीर को तो देख लिया, शारीरिक विकास को तो देख लिया, लेकिन उनके मानसिक- इसके बाद सामाजिक विकास को देख रहा है। विकास को मतलब देख रहा है। समाज क्या चाहता है, समाज के अनुकूल। जी पाठचर्या किसके अनुकूल रखा गया, समाज के समाज के अनुकूल और शारीरिक के अनुकूल। जी अगर बुद्धि नहीं है तो समाज के अनुकूल देख करके समाज के हिसाब से चलेंगे तो बच्चा में दिमाग ज्ञान भर जाएगा, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, बताइए। नहीं भरेगा, इसलिए ये भी पाठचर्या बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। नहीं है। इसके बाद है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो आपको देखना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसका आंसर हो चुका है। और सबसे बेस्ट जो आंसर है वो कौन सा है, एक बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास अंतर संबंधों के अनुकूल। यदि बालकों का पाठचर्या उनके शरीर का ख्याल रखते हुए, उनके शारीरिक विकास का ख्याल रखते हुए और मानसिक विकास का ख्याल रखते हुए बनाया गया तो इसका मतलब है कि वह पाठचर्या बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। उपयुक्त का मतलब उपयोगी उपयोगी, उपयोगी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, Useful. यूजफुल। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में, प्रश्न समझ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुन लिए और चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास का एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। जी बात समझे यहाँ तक, जी। क्या समझे बताइए। मतलब आप कक्षा में कुछ छात्रों का चयन कर लिया और चयन करने के बाद आप उनका 6 महीना का रिपोर्ट जो है ना तैयार करना चाहते हैं। जी 6 महीना आगे का कि पीछे का, आगे का, आगे का 6 महीना आगे का, आगे का तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चाहे। चुनेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। कहने का मतलब यह है, प्रश्न क्या कहा, 6 महीना में उनमें होने वाले विकास का रिपोर्ट तैयार करना है आपको। विकास का तो कैसे क्या चीज का रिपोर्ट तैयार करना है, विकास का विकास का रिपोर्ट तैयार करना है। तो उसके लिए आप कह रहा है निम्न में से आप क्या चुनेंगे, आप क्या करेंगे। तो प्रत्येक माह में उनकी लंबाई मापेंगे। जी बताइए लंबाई मापने से क्या विकास का पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, उसमें तो केवल शारीरिक लंबाई की जानकारी होगी ना। और जब शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वजन हम कहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, वृद्धि की विकास, वृद्धि, उसको तो वृद्धि कहते हैं हम लोग, ग्रोथ कहते हैं, विकास थोड़ी ना कहते हैं। नहीं फिर 2 नंबर में है प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे। अब बताइए वजन तोल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं आप, वृद्धि को माप रहे आप वृद्धि को माप रहे हैं। जी जबकि आपका प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, विकास माप, विकास का रिपोर्ट तैयार करना है। फिर आगे है कि प्रत्येक माह उनकी रुचियों, उनके आदतों, उनके दृष्टिकोण, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। सर ये तो पहले नंबर में पढ़े। जी, जो आप पहले नंबर में पढ़े हैं उससे पूरा पूरा मिल रहा है यहाँ पर। तो अब जो है 3 नंबर में क्या बता रहा था, फिर से समझिए। प्रत्येक माह आप उनकी रुचि को देखेंगे, आप उनके आदत को देखेंगे, उनके दृष्टिकोण को देखेंगे, उनके स्वभाव को देखेंगे और उनके व्यक्तित्व व्यवहार आदि में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको जांच करेंगे। अब बताइए आप उनके रुचि को भी देख लिए, जी उनके आदत को भी देख लिए, दृष्टिकोण को भी देख लिए, स्वभाव को भी देख लिए और व्यक्तित्व को भी देख लिए। तो वैसे तो कहा जाता है कि व्यक्तित्व बोलने से आपको सब कुछ उसमें आ जाता है कि नहीं। क्योंकि व्यक्तित्व का अंग्रेजी क्या होता है, पर्सनैलिटी होता है। तो पर्सनैलिटी में हम लोग किसी लड़के को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कब कहते हैं, जब सब कुछ अच्छा लगता है तब ना। नहीं, माइंड भी देखते हैं हम लोग, कपड़ा भी देखते हैं, उसका आदत भी देखते हैं, उसका रहन सहन सब कुछ देखते हैं ना। तो ठीक वही बात यहाँ पर जरा देख लीजिए। रुचि अगर बच्चा में मान के चलिए हम चेक कर रहे हैं, आदत को चेक कर रहे हैं, दिया दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया चेक कर रहे हैं, तो इस तीनों से लगभग में है ना आपको उनका माइंड का चेकअप हो जाएगा। दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया हुआ ना, जब देखने का नजरिया का जांच कर रहे हैं तो माइंड का चेकअप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसके बाद स्वभाव को भी हम देख रहे हैं, उसे भी चेक हो जाएगा। इसके बाद व्यक्तित्व व्यवहार जो है इससे भी परिवर्तन हो जाएगा। तो लगभग में यहाँ पर आप देख लीजिए कि विकास का जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है जांच, हो रहा है, आसानी से हो रहा है। और ऑप्शन 4 क्या कर रहा है इसको भी जरा देख लीजिए। प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। बताइए यहाँ पर केवल शरीर के आकार को जांच रहा है, और जब शरीर के आकार को जांच रहा है मतलब किसको नाप रहे हैं आप लोग, वृद्धि को नाप, तो क्या
आपको वृद्धि को मापना था, नहीं। आपको क्या चीज का रिपोर्ट तैयार करना विकास था? का। विकास का रिपोर्ट तैयार करना चाहिए था। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो बन रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रत्येक माह उनकी रुचि, उनके आदतों, उनके दृष्टिकोणों, उनके स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में जो होने वाले परिवर्तन होंगे उनको हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच करेंगे। और अभी जस्ट पढ़ाए थे 1 नंबर में कि विकास की प्रक्रिया में कौन कौन सा चीज आता है, तो आप वहाँ पर पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? दृष्टिकोण पढ़े थे। देखिए वही दृष्टिकोण यहाँ पर आ गया, विकास की प्रक्रिया में आया, रुचि आ गया, स्वभाव आ गया, आदत आ गया। इसके बाद आप पढ़े थे आप जीवन मूल्य और व्यक्तित्व पढ़े थे, तो व्यक्तित्व भी आ ही गया, व्यवहार भी पढ़े थे। बात समझ में आ रहा है? तो एक प्रश्न को जब आप अच्छा से पढ़े तो आगे आने वाला जो प्रश्न है वो क्या हो गया? आसान। हल्का नहीं, बहुत हल्का हो गया। इसलिए पहले एक प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, फिर आगे हम लोगों को चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? यानी कि मानव का जो डेवलपमेंट होता है, मानव का जो विकास होता है वो कह रहा है कि किस पर निर्भर होता है? तो बताइए, उनकी वृद्धि पर निर्भर करता है? नहीं। जी नहीं। वृद्धि पर तो निर्भर करता है, लेकिन केवल यहाँ पर लिख दिया है ना, केवल वृद्धि का पर फोकस हो रहा है। तो केवल वृद्धि से ही आपको विकास का काम हो जाता है? नहीं होता है। उनके वातावरण पर, केवल वातावरण से ही उनका विकास हो जाएगा? नहीं। उनके बुद्धि पर, केवल उनकी बुद्धि से ही विकास हो जाएगा? मतलब देखिए, विकास इसमें सबसे हो रहा है, वृद्धि से भी हो रहा है, वातावरण से भी हो रहा है, बुद्धि से भी हो रहा है, लेकिन सब में एक ही ऑप्शन दिया हुआ, तो एक पक्ष में भाग रहा है ना, एक साइड ही भाग रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, उसकी वृद्धि एवं वातावरण में होने वाली जो परिपक्वता है उस पर भी हम लोग देखते हैं, है कि नहीं? उसके अंतर्गत हम लोग विकास को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यदि हम वातावरण का ख्याल रखेंगे और वृद्धि उसका कैसे हो रहा नहीं हो रहा है, तब जाकर के क्या होगा? इससे मानव का विकास जो है सो इस पर निर्भर होता है। एक बार फिर समझिए कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। तो अब जो है सो अब आप लोग समझ गए होंगे कि उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली जो परिपक्वता है उस पर निर्भर होता है। क्या 1, 2, 3 में ये मतलब आपको निर्भर नहीं होता है? वृद्धि पर, वातावरण, बुद्धि पर होता नहीं है? होता है, लेकिन एक पक्ष में भाग रहा था। तो जब एक ही पक्ष में भाग रहा था तो ये पहले वाला जमाना फिर से आ गया कि बच्चे को जैसे याद कराओ, पीट के याद कराओ, जैसे याद कराओ, लेकिन उसको याद कराना है नहीं, तो वो सही नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर उनकी वृद्धि और वातावरण दोनों पर फोकस करते हुए तब जाकर के जो है सो हम लोग मानव का विकास भी नहीं होता, विकास की कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए मानव का विकास किस पर निर्भर करता है? तो उनकी वृद्धि पर और वातावरण से मिलने की परिपक्वता पर। बात समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है आपका, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए, किसके लिए? परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को हम लोग क्या कहते हैं? बात को जरा समझने का प्रयास कीजिए। जब किशोर में किसी वस्तु, ठीक है ना, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पर इस प्रश्न को आप याद भी कर सकते हैं, है ना, एक परिभाषा टाइप पर है, याद नहीं कीजिएगा तो आप समझ भी सकते हैं। कैसे, वो देख लीजिए। जब बच्चा किशोर हो जाएगा तो किशोर होने के बाद वह किसी भी वस्तु पर या किसी भी समस्या पर या कोई ऐसा कठिन परिस्थिति उसके सामने आ गया और जब उस समस्या का समाधान खुद से कर ले रहा है, खुद से अगर उस समस्या का समाधान कर ले रहा है, इसका मतलब उनके अंदर ज्ञान का विकास हो गया। और जब ज्ञान का विकास हो गया तो आपको संज्ञान का विकास हो गया। जब ज्ञान का विकास तो संज्ञान का विकास हो गया। तो वही बात आपको बता रहा है कि जब किशोर में किसी वस्तु के बारे में या किसी भी समस्याओं के बारे में, जब वो किसी भी प्राइवेट बातों पर, जैसे निजी स्तर है, निजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइवेट बातों पर जब वो निर्णय लेने लगता है, उनके अंदर ये क्षमता आ जाता है, तो इसका मतलब कौन सा विकास हो गया है? संज्ञानात्मक विकास हो गया। संज्ञानात्मक विकास आ गया है। क्योंकि अगर हम भाषाई विकास बोलते मान के चलिए तो केवल भाषा का विकास होता है उनमें। हाँ, सामाजिक विकास बोले केवल समाज के बारे में कुछ नॉलेज उनको होता। फिर मनोगत्यात्मक मतलब क्या होता है? नहीं, मनोगत्यात्मक मतलब होता है आपको जो है सो मन से और गति से संबंधित हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको संज्ञानात्मक विकास जो है ना, इसमें संज्ञानात्मक विकास में सब कुछ आ गया। संज्ञानात्मक विकास होगा तभी भाषा का विकास होगा, तभी जाकर के समाजों का विकास होगा।
सामाजिक विकास भी होगा आपको, लेकिन संज्ञानात्मक विकास के बाद ही होगा, क्योंकि ज्ञान होगा तभी ना कुछ होगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए, डाउट है तो। जब किशोर में किसी वस्तु या समस्या या किसी परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर यानी कि प्राइवेट स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? संज्ञानात्मक विकास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आपका अगला प्रश्न है, बालक का संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमोशनल डेवलपमेंट। तो बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है ना? देखिए, अब बालक का जो संवेगात्मक संवेग का विकास जी, बालक का कौन सा विकास? संवेग का विकास। संवेग मतलब बताइए ना आप। गुस्सा, जैसे क्रोध, भय, है ना, नफरत, ईर्ष्या, ये सब आपको संवेग के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है प्रश्न कि बालक का संवेगात्मक विकास किसे प्रभावित करता है? अब बात को पहले समझ लीजिए, तो आगे फिर प्रश्न कठिन नजर आएगा आपको। बालक का संवेगात्मक विकास किसे प्रभावित करता है? यदि बच्चों में संवेगात्मक विकास नहीं हुआ होगा, मतलब क्रोध, भय, ईर्ष्या एवं प्रकार से आदि संवेग का कंट्रोल उनको अपने आप पर नहीं होगा, तो इससे क्या क्या चीज प्रभावित हो सकता है? हम आपको बहुत अच्छा से बताए थे कि जब संवेग पर कंट्रोल नहीं होगा तो उसको दोस्ती ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। अगर मान चलिए सबसे वो ईर्ष्या करने लगे, क्रोध आ जाए तुरंत, अब कोई दोस्त मजाको कर लिया, आपको उसको क्रोध आ गया, तो इसका मतलब क्रोध पर कंट्रोल नहीं है। मतलब क्रोध पर कंट्रोल नहीं, मतलब संवेग पे कंट्रोल नहीं है। और जब संवेग पर कंट्रोल नहीं तो उसको दोस्ती भाएगा कि नहीं भाएगा? दोस्ती नहीं भा सकता है। जब दोस्ती नहीं भागा तो सामाजिक विकास नहीं हुआ इसका। तो किस पर आप बताइए कि संवेगात्मक विकास यदि नहीं हुआ है तो इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ा? सामाजिक विकास से पड़ा। अच्छा, सामाजिक विकास के साथ साथ अगर मान चलिए गुस्सा, आप जैसे हमको देखिए कितना गुस्सा आता है, जब ज्यादा गुस्सा आता है तो कुछ लोग हमको कहते हैं कि गुस्से के कारण से तो इसका जो है सो मतलब शरीर जो है वृद्धि नहीं हो रहा है। तो अब बताइए, ऐसा यदि बोला तो इसका मतलब है कि संवेग का प्रभाव कहाँ पर पड़ा? शरीर पे, शारीरिक विकास पे। शारीरिक विकास से पड़ा ना, फिर सामाजिक विकास भी पड़ा, ये तो आप समझ ही गए थे। उसके बाद है आपको नैतिक विकास। अब देखिए, नैतिक मतलब हम बताए थे अच्छा और बुरा का ज्ञान जी, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम बताइए कि जब क्रोध में रहता है इंसान तो अच्छा बुरा का ख्याल रहता है? नहीं रहता। नहीं। तो जब अच्छा बुरा का ख्याल नहीं रहेगा तो इसका मतलब नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तो अब बताइए आप लोग फटाफट से बिना सोचे समझे कि बालक का संवेगात्मक विकास जो है ना, बालक का संवेगात्मक विकास किसे प्रभावित करता है? बताइए। शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को, नैतिक विकास को। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। बात समझ गए? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? अब समझिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न समझे पहले कि नहीं, ये बता दीजिए। क्या सब समझे प्रश्न? मतलब सामाजिक विकास को प्रभावित क्या नहीं करता है? ऑप्शन में जो दिया गया है ना, उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? प्रश्न समझे कि नहीं समझे? तो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं बुद्धि है। अब बताइए कि बुद्धि के कारण से आपका सामाजिक विकास अच्छा होगा या बुरा होगा? ये बात सही है कि गलत है? कहने का मतलब अगर अच्छा बुद्धि होगा तो आप अच्छे समाज में जाकर के सेटल करेंगे, सामाजिक विकास भी अच्छा होगा आपका। और जब बुद्धि खराब रहेगा, मान चलिए कम बुद्धि का होगा, तो देखिएगा समाज में, सोसाइटी में उसको क्या करता है पता है? उसको सब मजाक ही उड़ाता रहता है, बुद्धू समझ करके उसको जो है सब मजाक बना करके रखता है। नहीं ऐसा देखें आप लोग। तो बताइए कि बुद्धि जो है आपको प्रभावित किया कि नहीं सामाजिक विकास को? जी किया। अच्छा, दूसरा में है तर्क शक्ति। अगर आप तर्क शक्ति नहीं लगाइएगा, मान के लिए हम बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। समझिए कि 3 महिला है, 2 महिला एक जगह है और 1 महिला कहीं पर अलग है। 2 महिला आपस में बात कर रही है, 2 महिला आपस में बात कर रही है सब्जी लेने के बारे में, कि सब्जी वाले के यहाँ गए थे, सड़ा हुआ सब्जी दे दिया, या इसके अलावा समझिए कि कुछ भी दूसरा बात कर रहा था, जबकि सामने वाली जो एक महिला देख रही है उसको क्या लग गया कि मेरे ही बारे में कुछ बुराई कर रहा है।
तो अब बताइए वहां पर तर्क शक्ति वो लगाई, वो जो तर्क लगे, लॉजिक जो लगाई, वो लॉजिक के कारण से अब उस तीनों महिला में क्या होगा? लड़ाई होगा। तो जब विवाद छिड़ जाएगा तो फिर उसका सामाजिक विकास जो है क्या हुआ? प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? वो जिस समाज में रह रहा था, समाज का मतलब क्या होता है? 2-3 आदमी का समूह बन गया तो समाज हो गया। तो उनके आपस में जो है वार्तालाप खराब हो गया ना, तो जब खराब हो गया तो सामाजिक विकास को प्रभावित किया कि नहीं किया? तो बताइए ऑप्शन ए तो किया ही था, 2 भी किया था। अच्छा, तीसरा है भाषा प्रयोग का क्षमता। अगर मान के चलिए आप अच्छा से देखते होंगे, आपके समाज में जिनका भाषा अच्छा होगा उनसे सब लोग बात करना चाहता है, जिनका भाषा अच्छा नहीं होगा उनसे कोई भी बात करना नहीं चाहता। अगर चाहता भी है बात करना उससे तो बस काम लेने के लिए। तो अब ये बताइए कि भाषा का प्रयोग सामाजिक विकास को प्रभावित किया कि नहीं किया? किया ना। तो क्या इस तीनों ऑप्शन से आप लोग सेटिस्फाइड हो गए ना? तो अगला ऑप्शन है आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि है ये कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, जबकि आपको जो है सो यहाँ पर ये सब तो प्रभावित करने वाला है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा था बताइए? सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। कौन नहीं करता है? तो यहाँ तो बुद्धि पर प्रभावित करबे करता है, तर्क शक्ति करबे करता है, भाषा का प्रयोग करबे करता है। तो भाई कौन को नहीं करने वाला ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न समझे कि नहीं समझे? अगला प्रश्न है आपका, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या कर रहा है? कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन असत्य है? विभिन्न आयामों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? आयाम के संदर्भ में, विकास के विभिन्न आयाम के संदर्भ में बात हो रही है। बात समझ रहे हैं ना? तो कह रहा है कि विभिन्न आयामों के संदर्भ में, विभिन्न विकास के आयामों के संदर्भ में कौन सा असत्य है? प्रश्न समझे कि नहीं बताइए, ना तो फिर आंसर नहीं निकाल पाइएगा आप लोग। ऑप्शन ए में आइए। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, है ना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। बताइए सही है कि गलत है? सही है ना। हम खूब घोष के बनाए थे कि कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना या समस्या करना। तो समस्या करना जो लिखा हुआ ना, इसमें एक मिस प्रिंट है। इसमें एक मिस प्रिंट है। क्या मिस प्रिंट है? तो समस्या समाधान करना। यहाँ पर क्या होता है? हाँ, समस्या समाधान करना। समस्या का नहीं लगेगा, उससे मतलब नहीं है, समस्या समाधान करना। यहाँ पर ये होना चाहिए, तो सभी लोग सही कर लीजिएगा, समस्या समाधान करना। तो निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता यदि आ गया बच्चों में, इसका मतलब है कि उनका क्या, कौन सा विकास हो गया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, यानी कि संज्ञानात्मक विकास हो गया। जब संज्ञानात्मक विकास होता है तो ही बच्चा कल्पना भी कर सकता है, स्मरण भी कर सकता है, विचार भी कर सकता है, निरीक्षण भी कर सकता है, समस्या का समाधान भी कर सकता है, या किसी भी बातों पर निर्णय भी ले सकता है। तो बताइए ऑप्शन ए सत्य है या असत्य है? सत्य है। तो अभी यहाँ पर ऑप्शन ए में किस आयाम की बात हो रही थी? संज्ञानात्मक विकास की। किस आयाम की बात हो रही थी? संज्ञानात्मक विकास। दूसरा जो ऑप्शन है, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, यानी कि भाषा का यदि विकास हो गया तो कह रहा है वह भी एक प्रकार का संज्ञान का ही विकास है। तो बताइए ये बात सही है कि गलत? सही है। ये सही है। देखिए प्रश्न को समझिए, कह रहा है कि भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। अब यहाँ पर समझिए, संज्ञान का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा, तभी तो उनके अंदर भाषा का विकास होगा। मतलब भाषा जो कुछ बोलेगा किसी के साथ जो बातचीत करेगा, तो वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बड़ा छोटा, ये सब समझ होगा तभी तो किसी के साथ बातचीत करेगा। मतलब भाषा कब सीखेगा बच्चा? जब उनके अंदर संज्ञान का विकास होगा। तो जब संज्ञान का विकास होगा तो भाषा सीखेगा। बात पर ध्यान दीजिए, जब संज्ञान का विकास होगा तो भाषा सीखेगा। तो इसका मतलब भाषा सीखना भी एक संज्ञानात्मक विकास ही है ना। अभी भी बात समझे कि नहीं समझे? भाषा सीखना संज्ञानात्मक विकास ही है। अच्छा बताइए, हम कह रहे हैं समस्या समाधान करना एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है, सही कि गलत है? सही है। कल्पना करना एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है, सही कि गलत है? सही है। अब बात समझ रहे हैं? अभी भी किस समझे कि नहीं समझे? तो भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, ये बात सही कि गलत है? सही है। आगे है, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार का होता है। अब बात को पकड़िए जरा,
करा कि भाषाई विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार का होता है। मतलब अलग अलग आयु में क्या एक ही प्रकार का भाषा का विकास होता है? नहीं। क्या एक ही प्रकार का मानसिक विकास होता है? क्या एक ही प्रकार के संवेगों का विकास होता है? तो एवं प्रकार से जितने भी आपको विकास के आयाम है विभिन्न आयु स्तरों में, मतलब अलग अलग आयु स्तरों में अलग अलग तरह का देखा जाता है। इसलिए ये जो 3 नंबर है ये 100% क्या है? असत्य है। और सत्य है, गलत है। और आपसे प्रश्न क्या मांग रहा था? असत्य ही मांग रहा था। अगला जो 4 नंबर है इसको भी जरा देख लीजिए। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास। हम बताए थे, आपको जब पढ़ाए थे, क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक मतलब क्रिया को करने का क्षमता जब आ गया बच्चा में, है ना, जब बच्चों में मांसपेशियों पर कंट्रोल हो गया, जब बच्चा कूदना उछलना आ गया, तो इसका मतलब कि उनमें क्रिया करने का जो है सो क्षमता आ गया। बात पकड़े कि नहीं पकड़े? तो उसे ही क्रियात्मक विकास कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों का विकास, उनके क्षमताओं का विकास, उनकी योग्यताओं का विकास। सही है कि गलत है? सही है। बात समझ में आ रहा है ना? क्रियात्मक विकास का मतलब किसी भी काम को करने की क्षमता बच्चों में आ जाएगा तो हम समझेंगे कि उनमें क्या हो गया है? क्रियात्मक विकास हो गया है। बात समझे अभी भी कि नहीं समझे? तो बताइए कि ऑप्शन 4 जो है यह सही है कि गलत है? सही है। सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह आपको असत्य है, क्योंकि विभिन्न आयु स्तरों में बच्चों का जो विकास, किसी भी आयामों का विकास जो होता है उनका जो रूप देखा गया है वो अलग अलग देखा गया है। ठीक है ना? चलिए, आपसे असत्य यही पूछ रहा था, इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र, समझिएगा प्रश्न, समझ रहे हैं ना? तैयार है ना? तो समझिए, आपके कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है बात? जी। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? मतलब आपके क्लास का एक छात्र है जिनका नाम है राजू, और वह शारीरिक विकास की दृष्टि से क्या है? पिछड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि आपको विकास के किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? बात समझ गए प्रश्न? ऑप्शन ए में है संवेगात्मक विकास। बताइए, क्या संवेगात्मक, अगर अब यहाँ पर प्रश्न को समझे कि नहीं पहले ये बता दीजिए। तब अगर समझ गए तो बताइए, संवेगात्मक विकास का चिंता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्रश्न क्या कर रहा है ये बताइए आप। मतलब एक लड़का हमारे क्लास में राजू, वो शारीरिक विकास से पिछड़ा हुआ है, तो बता रहा है कि कौन सी आयाम मतलब चिंता हो रही है, मतलब किस आयाम को प्रभावित कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए, संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। जब शारीरिक विकास नहीं है तो भाई किसी भी विकास को प्रभावित करेगा वो। इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं। जब शारीरिक विकास नहीं हुआ है तो उसको कोई विकास को प्रभावित करना ही है। बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। बात नहीं समझ में आया अभी भी? क्या आया? अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न समझिए पहले। वृद्धि और विकास के संदर्भ में, अब देखिए संदर्भ का मतलब हम आपको पहले जो आया था प्रश्न से फोकस नहीं किया, लेकिन अभी कर देते हैं। संदर्भ का मतलब होता है क्षेत्र। जैसे अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो किस परीक्षा के संदर्भ में, किस क्षेत्र में आप पढ़ रहे हैं? तो किसके लिए बताइए जी? तो आप जो है सो टीईटी के लिए कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जो है सो वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में जो है बात करना है। किसके संदर्भ में? वृद्धि और विकास। मतलब आगे जो भी आंसर होगा वो वृद्धि और विकास से संबंधित होगा। इसलिए बात को समझिए भाई, प्रश्न समझना जरूरी है। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बात समझे? किसके संदर्भ में बात करना है आपको? वृद्धि और विकास के संदर्भ में। वृद्धि और विकास के संदर्भ में आपको बात करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। क्या है? वृद्धि, समझिए प्रश्न को, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। बताइए सही है कि गलत है? सही है। यहाँ तक सही है? सही है। यहाँ तक सही है ना? पहले पूरा तो पढ़े नहीं है।
जिसका क्षेत्र असीमित होता है। कहने का मतलब यहाँ पर बोला कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, ये सही बात है। लेकिन फिर कह दिया कि वृद्धि जो है, जिसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि का, जिसका मतलब वृद्धि का, वृद्धि का क्षेत्र असीमित है यानी कि अनलिमिटेड है। मतलब वृद्धि जिंदगी भर होता है नहीं। तो इसका मतलब जिंदगी भर नहीं होता, इसका मतलब वृद्धि सीमित समय तक ही होता है, एक निश्चित समय तक ही होता है, एक निश्चित आयु के बाद वो रुक जाती है। इसलिए ऑप्शन ए सही है कि गलत है? गलत है ना। चलिए आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है? सही मांग रहा है आपसे। अगला है कि विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है। मतलब विकास जो है खुद में एक विस्तृत अर्थ रखता है, मतलब विकास का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये बात आपको पहले पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? फिर क्या लिखा है आगे देखिए कि वृद्धि इसका एक भाग होता है। वृद्धि जो है विकास का भाग है ना, ये मत बोल दीजिएगा कि विकास वृद्धि का भाग है। वृद्धि विकास वृद्धि जो है विकास का भाग है। ये तो ऑप्शन बी सही है। चलिए फिर आगे है ऑप्शन सी में कि वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत। देखिए ये क्या बता रहा है ऑप्शन सी कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। मतलब सतत का मतलब पहले बताते हैं कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया को हम लोग सतत प्रक्रिया कहते हैं। तो बताइए कि विकास जो है तो सतत प्रक्रिया है कि नहीं है? जी है। ये तो जीवन पर्यंत चलता है। कहाँ से शुरू होता है? गर्भ से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है? मृत्यु पर्यंत तक चलता है ना। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो बताइए ये बात सही है कि गलत है? सही है। मतलब जब बालक परिपक्व हो जाता है इसके बाद ही विकास चलता है कि नहीं चलता है? तो बताइए कि 11 नंबर का जो ये प्रश्न आप पढ़े हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बहुत अच्छा बताया आप लोग। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। तो लगा लीजिए आप लोग भी बी और सी। अगला प्रश्न है आपका, वृद्धि शब्द का प्रयोग ... परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग ... परिवर्तनों के साथ साथ ... परिवर्तनों के लिए भी होता है ना। अब देखिए सबसे पहले वृद्धि शब्द का प्रयोग, आप बताइए वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? बताइए आप लोग। वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यवहारिक। अब जो आपका अगला प्रश्न है, वृद्धि शब्द का प्रयोग ... परिवर्तनों के लिए तथा विकास शब्द का प्रयोग ... परिवर्तनों के साथ साथ ... परिवर्तनों के लिए भी होता है। मतलब इस चारों ऑप्शन में से आपको सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो रहा है इसमें आपको क्या करना है? सेट करना है। ठीक है। तो अब देखिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए आप करते आ रहे हैं? पहले क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक होता है और मात्रात्मक को हम लोग परिमाणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाणात्मक बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि मात्रात्मक और परिमाणात्मक बोलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर वृद्धि के लिए आप शब्द चुनिएगा तो परिमाणात्मक किस में है? तीसरा में है और 4 में है। तो अभी आप 1 और 2 को तो पहले काट दिए क्योंकि 1 और 2 में व्यवहारिक है और व्यवहारिक मतलब होता है गुणात्मक। व्यवहारिक मतलब क्या होता है? गुणात्मक। हाँ याद रखिएगा कि गुणात्मक विकास को या गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग व्यवहारिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप व्यवहारिक मतलब गुणात्मक याद रखिएगा। तो गुणात्मक तो कभी वृद्धि होगा ही नहीं, इसलिए या तो 3 होगा या 4 होगा। अब देखिए आगे कर रहा है। अब इसमें सेट कर दीजिए। पहले आप क्या सेट कीजिएगा? परिमाणात्मक। पहले परिमाणात्मक हाँ के लिए तथा विकास शब्द का प्रयोग विकास का। अब देखिए अब विकास का प्रयोग किस विकास के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो परिमाणात्मक अगर नहीं हो मतलब परिमाणात्मक नहीं होगा तो मात्रात्मक होगा और गुणात्मक नहीं होगा तो व्यवहारात्मक हो गया। लेकिन ऑप्शन 3 में और 4 में देखिए विकास का प्रयोग परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो उसके उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में जो परिमाणात्मक है यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। साथ ही आप जो है ऑप्शन 4 का जो व्यवहारिक वाला है यह भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए आप आगे फिर क्या लिखा है। यदि हम यहाँ पर परिमाणात्मक सेट कर दे मान लीजिए पहला वाला पर तो जाहिर सी बात है कि आगे हमको व्यवहारिक सेट करना पड़ेगा। लेकिन आगे अगर चौथा में देखा जाए तो आगे
अगर यहाँ परिमाणात्मक सेट कर दिए तो चौथा वाला ऑप्शन में फिर परिमाणात्मक ही सेट करना पड़ेगा। इसलिए चौथा तो कदापि नहीं होगा। नहीं समझ में आया मेरी बात? तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको तीसरा हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। बात को पकड़े कि नहीं पकड़े? बात समझ गए ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो याद रखिएगा यहाँ से एक बात कि वृद्धि जो होता है वो आपको परिमाणात्मक या मात्रात्मक होता है, और विकास जो होता है गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है, और उसमें गुणात्मक को हम लोग व्यवहारात्मक भी कहते हैं, या व्यवहारिक विकास भी कह सकते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन होता है, अच्छा व्यवहार होता है, तब ना हम कहते हैं कि बड़ा ही गुणवान बच्चा है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसलिए याद रखिएगा कि गुणात्मक विकास को हम लोग व्यवहारिक विकास कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कथन ए में है, शैशव काल अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। सही बात। और देखिए सबसे पहले ये सुन लीजिए कि अब जो एग्जाम होता है उसमें कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इस प्रश्न को समझ लीजिए कि हम परीक्षा में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कथन ए में है कि शैशव काल अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। तो बताइए आप मुझे कि शैशव काल में क्या सही है कि शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है? बताइए। सही है। कारण फिर दे रहा है, कारण आर में क्या बता रहा है कि इस अवस्था में समयगात्मक विकास होता है। बताइए समयगात्मक विकास होता है कि नहीं होता है? होता है। बच्चा रोता है ना, तो हंसना रोना है कि नहीं, प्रेम प्यार की जरूरत होती है ना उस समय, तो वो समयगात्मक विकास इसका मतलब होता है। इसके साथ फिर क्या बता रहा है कि सीखने की गति धीमी होती है। जी सही है। सीखने की गति क्या होती है? धीमी होती है। तो अब ये बताइए कि शैशव काल में जब बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से हुआ तो सीखने की गति धीमी कैसे हो जाएगी? बात को पकड़िए। यहाँ पर आप बताए कि कथन ए में कि शैशव काल अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। तो जब मानसिक विकास, उसका माइंड का विकास तेजी से हो रहा है तो फिर सीखने की गति धीमी कैसे हो जाएगा? सीखने की गति धीमी नहीं होती है। सीखने की गति धीमी तो नहीं होगी ना। अब यहाँ से पकड़िए इस लाइन से कि जब मानसिक विकास को उसका तेजी से होगा, मानसिक विकास तेजी से होगा तो फिर सीखने की गति धीमी कैसे हो जाएगा? धीमी तो नहीं होगा, यानी कि सीखने की गति भी तेजी से होगा। इसीलिए आपको कथन ए जो है वो सही है। कथन कारण आर जो है यह आपको आधा सही था, लेकिन आधा फिर बाद में जाकर के क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि समयगात्मक विकास तो होता है इस अवस्था में, लेकिन सीखने की गति धीमी नहीं होकर के तेजी होती है। और इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक आपको बता दिए कि जब मानसिक विकास तीव्रता से होगा, जब माइंड का विकास तीव्रता से होगा तो सीखने की गति भी तीव्रता से होगा ना। ठीक है, तो धीमी लगा दिया और धीमी के कारण से क्या हो गया? आपको ये गलत हो गया। तो बताइए कथन ए जो है वो क्या है? सही है। और आर जो है वो क्या है? गलत है। तो यहाँ पर देखिए एक में कथन ए और कारण दोनों सही है। बताइए दोनों सही है? एक होगा आंसर? नहीं होगा। दो में कर रहा है कथन ए वो मतलब और, कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। क्या दोनों गलत है? नहीं। कथन ए सही और कारण आर गलत है। बताइए ये बात सही है कि नहीं सही है? इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कथन ए और कारण आर दोनों सही है। क्या दोनों सही है? कथन ए और आर जो पढ़े थे अभी दोनों सही था, तो इसलिए एक इसका आंसर नहीं होगा। फिर 2 में देखिए कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। क्या दोनों गलत है? नहीं गलत है। 3 नंबर में है कि कथन ए सही और आर गलत है। ये सही है, तो इसलिए इसका आंसर भी आपको 3 ही हो जाएगा, यानी कि 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास का पहला शर्त है। प्रश्न समझे कि नहीं समझे? क्या समझे बताइए? सभी बच्चों का कह रहा है कि सभी बच्चों का स्वस्थ है ना शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास का पहला शर्त है। यानी कि कह रहा है कि अगर कोई भी बच्चा है और उसका एकदम फिजिकल डेवलपमेंट यदि अच्छा है, हेल्दी है, तो इसका मतलब किसी विकास का पहला शर्त वो है या नहीं है? है। मतलब कि कोई भी विकास यदि करेगा तो सब विकास किस पर टिका हुआ? सबसे शारीरिक विकास पर। तो वही बात पहला शर्त है कि नहीं है? बिल्कुल है।
इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो कहने का मतलब किसके लिए, यहाँ जो लिखा है इसके लिए, हाँ इसके लिए, इसका मतलब शारीरिक विकास के लिए, है ना, शारीरिक विकास के लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक। तो ऑप्शन ए में है पौष्टिक आहार, जी। ऑप्शन बी में है शारीरिक व्यायाम। तो पहले बताइए आप लोग पौष्टिक आहार के बारे में, क्या पौष्टिक आहार जो है वो एक स्वस्थ शरीर के लिए मूल आवश्यकता है कि नहीं है? पौष्टिक आहार का मतलब होता है ऐसा आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के, है ना, प्रोटीन, खनिज या आपको शरीर से संबंधित जितनी भी आवश्यक तत्व की जरूरत होती है, वैसा आहार जो होता है वो पौष्टिक आहार कहलाता है। नहीं समझे? तो पौष्टिक आहार का मूल आवश्यकता तो है ही, साथ ही शारीरिक व्यायाम करना भी आवश्यक है, तो ये भी आपको मूल आवश्यकता है। इसके बाद जो सी में है मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि शरीर भी स्वस्थ जो रहेगा या वृद्धि या विकास जो होगा, तो उसके लिए केवल खान पान ही जरूरी नहीं है, उसके लिए वातावरण भी जरूरी है। पढ़ते हैं ना? तो अब देखिए यहाँ पर अगर कंफ्यूजन आया होगा तो आप सोचिए कि आपका जो वातावरण है, आप किसी न किसी वातावरण में रहते हैं, और जिस वातावरण में रहते हैं वही तो आपका क्या है, समाज है। तो आप अपनी जरूरत को कहाँ से पूरा करेंगे? समाज से पूरा करेंगे, जो आपके वातावरण में लोग रहते हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न के हिसाब से स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए आपको कौन कौन सा चीज का मूल आवश्यकता है, तो याद रखिएगा पौष्टिक आहार का, शारीरिक व्यायाम का और मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं का भी। बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। बात समझे? चले आगे, चलिए अगला प्रश्न है आपका। और ये जो प्रश्न है, अब ध्यान दीजिए, एक बात हम जरूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। जिस प्रश्न में हम स्टार लगा दें, क्या बोले, जल्दी बोलेगा? स्टार लगा दें। जिस प्रश्न में हम स्टार लगा दें, उस प्रश्न को आंख को बंद करके चाहे जितना बार रटना पड़े, आप उसको रट करके घोल करके शरबत के जैसे पी जाइएगा, क्योंकि वैसा प्रश्न ही स्टार लगा हुआ है, वैसे प्रश्न में ही स्टार हम लगाए हैं जो प्रश्न आपको रटने लायक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि, शिक्षण की जितनी भी विधि है, मतलब शिक्षण की कोई भी विधि है, सब विधि की बात हो रही है। शिक्षण के विभिन्न विधियों का प्रयोग आप एक अवस्था में कर सकते हैं, और वो कौन सा अवस्था है? तो उस अवस्था का नाम है बाल्यावस्था। मतलब बाल्यावस्था ही एक ऐसा अवस्था है जहाँ पर शिक्षण की विभिन्न विधियों का जो आप प्रयोग करेंगे तो बच्चा समझ सकता है, सीख सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी अवस्था में आप शिक्षण की किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे, है ना, तो कुछ कुछ विधि का पालन करके वो चीज सीख सकता है, लेकिन कुछ विधि ऐसे आएंगे कि वह जो है उस विधि से उस सवाल को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए एक ऐसा विधि जिसमें शिक्षण मतलब पढ़ाने से संबंधित कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का विधि होगा, सब विधि से वो बच्चा सीख सकता है, वो एक ही अवस्था में, और उस विधि का नाम है बाल्यावस्था। नहीं समझे मेरी बात? एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, तो वो कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। कौन सा अवस्था है? बाल्यावस्था है। बात समझ रहे हैं ना? बाल्यावस्था में आप बच्चे को चाहे जिस विधि से पढ़ाइए, वो आसानी से अपने पाठ को समझ सकता है। क्लियर? और इस प्रश्न में क्या लगा हुआ है? स्टार। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बार बार आएंगे और बार बार आपको फंसाएंगे, और आप आसानी से फंस भी जाएंगे। इसलिए ऐसे प्रश्न क्या करना है? घोल के भी जाना है। अगला प्रश्न है आपका, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब देखिए ये भी जो प्रश्न है आपको रटने ही वाला है ना? तो ऐसा कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चों में खोज करने की प्रवृत्ति और इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है? तो वो है आपको उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा नया नया खोज करने का सोचता है या घूमने में खूब ज्यादा ध्यान देता है। उस अवस्था का नाम है उत्तर बाल्यकाल, यानी कि लेटर चाइल्डहुड।
लेटर चाइल्डहुड एक ऐसा अवस्था है जिसे बच्चा नई खोज करने की प्रवृत्ति बच्चों में देखा जाता है और घूमने की प्रवृत्ति भी देखा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। अच्छा बताइए कि ये प्रश्न रटने लायक है कि नहीं है। तो एक प्रश्न बता दीजिए कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग करके आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बाल्यावस्था। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चों में नई चीजों की खोज करने की प्रवृत्ति और बहुत ज्यादा घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था। नहीं याद रहे ना तो आप ऐसे याद रखिएगा। अगर बच्चे मान के चलिए उत्तर बाल्यावस्था में होगा, बच्चे बदमाशी करेगा, आप बच्चा वो क्या करेगा तो मोटरसाइकिल लेकर के कहीं पर घूमने के लिए चला जाएगा। गार्जियन उसको डंडा लेकर के क्या कर रहे हैं, स्टिक लेकर के खोज रहा है। जब बच्चा आएगा तो कहेगा कि गाड़ी पर से उतर, गाड़ी पर से उतर तोरा देखा बिछो हम। तो जब गाड़ी पर से उतर यानी कि उत्तर से याद रख लीजिएगा उत्तर बाल्यावस्था। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चों में नई नई खोज करने की प्रवृत्ति और खूब ज्यादा घूमने की प्रवृत्ति जग जाती है। बताइए उत्तर बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यकाल में। बात समझे कि नहीं समझे, ट्रिक समझे कि नहीं समझे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है। अब देखिए ये भी प्रश्न रटने ही वाला है क्योंकि हम क्या लगा दिए हैं, स्टार लगा दिए हैं। मतलब किशोर की सबसे नाजुक मतलब समझते हैं, बताइए। जैसे कि हाँ कमजोर कह सकते हैं, दुर्बल कह सकते हैं। जैसे पानी लीजिए आप, जैसे लीजिए पानी। अब पानी बह रहा है, उसके सामने आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कोई पत्थर छोटा सा रख दीजिए। पानी इतना कमजोर होता है नहीं कि वह अपना रास्ता बदल लेता है। अपना रास्ता क्या करता है, बदल लेता है। तो कहने का मतलब यह नाजुक का मतलब कमजोर समझिए, ठीक है ना। नाजुक का मतलब कमजोर समझिए। तो वही बात है कि किशोरों के सबसे नाजुक और संवेदनशील, बात समझ रहे हैं। तो संवेदनशील का मतलब होता है, आपको क्या चीज वो भी समझ लीजिए। संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव। देखिए संवेदनशील का अंग्रेजी तो आपको सेंसिटिव बता दिए ना, लेकिन आप ये समझिए संवेदनशील का मतलब भावुक। भावुक का मतलब क्या होता है, डरा हुआ अवस्था। सही बात बताइए आप। भावुक मतलब डरा हुआ अवस्था। मतलब यह एक ऐसा अवस्था है जिसमें आपके गार्जियन हमेशा आपसे डरे हुए रहेंगे कि हमारा बच्चा कब क्या कर देगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। संवेदनशील का मतलब सेंसिटिव, और सेंसिटिव का अर्थ क्या हुआ, भावुक। मतलब बड़ा ही डरा हुआ अवस्था, इसमें कभी भी आप गलत कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपका गार्जियन भावुक रहता है, डरे हुए रहते हैं। बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं। तो अब आपको इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है संवेदनशील से। किसमें डरा हुआ रहता है, किसमें लापरवाही करता है, किसमें गलत की तरफ भाग सकता है। किशोरा अवस्था ही एक ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चा गलत पर जो है तो ज्यादा और सही पर कम ध्यान देता है। नहीं, लापरवाही ज्यादा करता है, अपने घर का काम है उस पर ध्यान नहीं है, और उसका अपना कोई मन है हो गया कि हम ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। इस अवस्था में नहीं, दोस्ती ज्यादा भाता है, इधर उधर ज्यादा करने लगता है। की बात उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो वही बात है। आइए एक बार प्रश्न पर फिर से कि किशोरों की सबसे नाजुक, तो नाजुक हुआ ना भाई, नाजुक और संवेदनशील कहिए तो बिना जला के बराबर है। नाजुक मतलब ही कमजोर। अब कोई कमजोर चीज रहता है तो आप उसको हे ठीक से करो, ठीक से करो नहीं तो फट जाएगा। कोई कपड़ा है मान चलिए नाजुक रहता है, हम लोग क्या कहते हैं उसको कि ठीक से बनाओ नहीं तो फट जाएगा। नहीं जी, कोई शीशा का बल्ब है तो हम लोग कहते हैं ठीक से लगाओ नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगा, गिर के टूट जाएगा। तो नाजुक या संवेदनशील लगभग में बात बराबर है। तो अब बताइए कि नाजुक या संवेदनशील अवस्था अगर कहे तो वो कौन सा अवस्था हो जाएगा, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था हो गया ना। तो अब देखिए अभी प्रश्न पर नहीं आए हम, अभी हम लोग प्रश्न पर नहीं आए हैं। अब एक बार पुनः हम प्रश्न बताते हैं, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील अवस्था नहीं आपसे पूछा जा रहा था, वो तो हम आपको समझा रहे थे, है ना। प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि किशोरों की सबसे नाजुक और सबसे संवेदनशील समस्या क्या होती है। सबसे नाजुक और सबसे संवेदनशील समस्या क्या होती है, तो ध्यान दीजिए। अभी जस्ट देखे कि नाजुक और संवेदनशील की जब चर्चा हुई तो कौन सा अवस्था आया, किशोरावस्था। और आपको पता है कि किशोरावस्था ही एक ऐसा अवस्था है जिसमें लड़का लड़की के प्रति और लड़की लड़का के प्रति काम वासना के प्रति आकर्षित होता है। बात समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताइए। तो अब बताइए
कि काम वासना का मतलब समझ गए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या कौन सी समस्या? तो व्यवसाय संबंधी समस्या। क्या उसको बिजनेस की समस्या रहती है? नहीं। तो 2 में है यौन संबंधी समस्या। तो बताइए यौन संबंधी समस्या हुआ ना जब आकर्षण बढ़ा लड़का को लड़की के प्रति और लड़की को लड़का के प्रति, तो कौन समस्या हुआ? यौन संबंधी समस्या हुआ। मतलब कभी भी वो लाइन से हट सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही था आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, आप प्रश्न पढ़े थे, याद कीजिए। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? अब देखिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। लेकिन आप एक पॉइंट पढ़े थे कि जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो बच्चा परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है जी। बात को जरा पकड़िएगा। तो देखिए किशोरावस्था की ओर उन्मुख हुआ। उन्मुख का मतलब हम पीछे क्लास में भी आपको बताए थे कि उसके तरफ जाने का शुरुआत कर देता है। किसके तरफ? परिपक्वता के तरफ। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। लेकिन देखिए जहाँ जिस अवस्था में शुरुआत किया, क्या उसी अवस्था में वो परिपक्व भी हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन उसके ठीक बाद जो अवस्था आएगा ना, उसमें वो परिपक्व हो जाएगा। तो बताइए कि किशोरावस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है? प्रौढ़ावस्था आता है। कौन सा अवस्था आता है? प्रौढ़ावस्था आता है। इसका मतलब है कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो आप याद रखिएगा किशोरावस्था के बाद, यानी कि किस अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में। तो यहाँ पर क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है? इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करेंगे क्योंकि यह परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है किशोरावस्था में। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है प्रश्न कि किस अवस्था के बाद? तो किसके बाद? किशोरावस्था के बाद ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था के बाद बच्चा क्या होता है? परिपक्व हो जाता है। और कब होता है? किस अवस्था में परिपक्व हो जाता है? प्रौढ़ावस्था में होता है। जो बात अभी आपको हम बहुत अच्छा से समझा दिए थे। बात समझे कि नहीं? अगला प्रश्न है, अधिगम एक प्रक्रिया है। मतलब आपको बताना है कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है। ठीक है ना। और हम आपको पढ़ाए थे अधिगम के बारे में बहुत अच्छा से, और पहले ही लाने बताए थे कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। नहीं, और बहुत अच्छा से उदाहरण भी दिए थे आपको। हम क्या दिए थे पता है? कि बच्चे को सबसे पहले आप हाथ रख के अ लिखना सिखाते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखता है। नहीं, फिर जो है सो आपको फिर से प्रयास करते 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 तब जाकर के एक दिन बहुत अच्छा लिख पाता है कि नहीं? तो अब बताइए कि यह सिंपल चीज नहीं ना हुआ, वो चीज जटिल हुआ ना, बड़ा ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड मामला हुआ, वो तो बड़ा ही जटिल हुआ। तो जटिल होने के साथ साथ, जटिल तो आप पढ़े ही थे, आपको याद रखना है और ये प्रश्न याद करने वाला है। जटिल होने के साथ साथ ये सार्वभौमिक भी है। ये क्या है? सार्वभौमिक भी है और साथ में यह अनुकूल भी है। तो इसलिए याद रखिएगा कि अधिगम एक जटिल, सार्वभौमिक तथा अनुकूल प्रक्रिया है। क्या याद रखिएगा? जल्दी बताइए। अधिगम एक जटिल, सार्वभौमिक और अनुकूल प्रक्रिया है। कैसे हम बोल रहे हैं? तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? जटिल, सार्वभौमिक और अनुकूल अभिक्रिया है। तो बताइए तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? जटिल, सार्वभौमिक और अनुकूल प्रक्रिया। सही बात है। अधिगम जो है वो जटिल है, सार्वभौमिक है और अनुकूल प्रक्रिया है। ये प्रश्न याद रखने वाला है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। और आज का जो लास्ट प्रश्न है, आइए इसको भी जरा हम लोग देखते हैं। लिखा है कि जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है। देखिए प्रश्न को बहुत ज्यादा घुमाया है। जो प्रश्न जितना बड़ा हो वो उतना ही हल्का होता है, इसलिए डरना नहीं है। ध्यान से समझिए। जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों को प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाते हैं। हम ये बताए थे आपको, है कि नहीं? आप ध्यान दीजिएगा। अधिगम और विकास का जो संबंध बताए थे उसमें आपको बताए थे, क्या बताए थे? कि जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों को प्रकृति और सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाते हैं। यह कथन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो अभी जस्ट बताए थे कि कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे आपको हम, कौन सा हेडलाइन था? तो अधिगम और विकास के बीच संबंध। तो वही बात आपसे पूछ रहा है कि किसके बीच संबंध स्थापित है? तो विकास और अधिगम के बीच संबंध। बात समझे कि नहीं समझे? तो विकास और अधिगम के बीच यह संबंध आपको बताता है। क्या बताता है? कि अधिगम ही एक ऐसा चीज है ना,
और इसमें बताए थे कि अधिगम से विकास होता है और विकास से अधिगम होता है। मतलब बताए थे कि दोनों में कैसा अंतर संबंध है, परस्पर संबंध नहीं पारस्परिक संबंध है। तो एक दूसरे के बिना जो है सो आगे नहीं बढ़ सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो और यही दोनों जब मिलेगा तब जाकर के बच्चे समाज के बारे में और दुनिया के बारे में समझने योग्य बन जाता है। तो आज का लास्ट प्रश्न यही था। प्रश्न आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।